तो इस सेशन में हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिलेटेड टू इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड द ओवरऑल टैक्स फ्रेमवर्क इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इनकम टैक्स विज़ इंडिया। सो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो चीज़ एक बेसिक कॉमन पर्सन के दिमाग में आएगी कि टैक्स आखिर होता क्या है। टैक्स is basically a compulsory levy or a compulsory charge which is paid by an individual to the government on any product or income or activity। so ये जो टैक्स है ये एक कंपल्सरी चार्ज है, एक कंपल्सरी एक्सट्रैक्शन है जो गवर्नमेंट लेती है, एक कंपल्सरी लेवी है जो गवर्नमेंट को हर सिटीज़न ने या करस्पॉन्डिंग एंटिटी ने पे करनी है। और ये किस पे लगाया जाता है? ये एक किसी प्रोडक्ट पे भी हो सकता है, ये इनकम पर भी हो सकता है, या किसी एक्टिविटी पर भी हो सकता है। सो बेसिकली इट इज़ अ फाइनेंशियल चार्ज ऑन entities could be individual companies or legal entities or any statutory authorities and so on। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो दो तरह के टैक्सेस हमारे पास होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो व्हाट डिफरेंशिएट बिटवीन द टू उसको समझते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं अगर जो टैक्स लगाया जा रहा है जिस पे इनकम और वेल्थ पे या किसी भी से इनकम पे या एक्टिविटी पे, और जो पर्सन उस टैक्स को पे कर रहा है और जिस पे उसका फाइनेंशियल बर्डन पड़ना है फाइनली, अगर वो दोनों एंटिटीज सेम हैं तो वो बन जाएगा डायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जांपल आपके इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स आएगा क्योंकि आपकी इनकम पर टैक्स लग रहा है और उसको पे कौन कर रहा है? आप ही पे कर रहे हो। टैक्स भी आपकी ही इनकम पर है और पे भी आप ही कर रहे हो। लाइकवाइज वेल्थ टैक्स आपकी ही वेल्थ पे, संपत्ति पर, ओवरऑल एसेट बेस पे लग रहा है और पे कौन कर रहे हो? पे भी आप ही कर रहे हो। बट अगर जो टैक्स लग रहा है जिस पे और जो टैक्स एक्चुअल में पे कर रहा है, अगर वो दोनों डिफरेंट एंटिटीज़ हैं तो उस केस में वो बन जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जाम्पल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स एंड सो ऑन। आप कार खरीदते हो तो उस पर एक्साइज ड्यूटी होती है, लगती है, सर्विस टैक्स या सेल्स टैक्स रादर लगता है, वैट जिसको अब बोला जाता है। सो ये सारी टैक्सेस जो हैं वो फाइनली जब कार बन रही है तो कौन पे कर रहा है? मैन्युफैक्चरर। एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरर पे कर रहा है, वैट जो है वो डीलर पे कर रहा है। बट फाइनली वो चार्ज, वो अमाउंट जो पे कर रहे हैं वो किससे चार्ज कर रहे हैं, वो किससे वो अमाउंट रिकवर कर रहे हैं? वो कर रहे हैं आपसे जब आप कार बाय करते हो। सो फाइनली इट इज़ यू on whose the burden, financial burden of tax is being put, बट जो पे कर रहा है वो एक डिफरेंट एंटिटी है। सो इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। लाइक आप सोप बाय करते हो, कोई भी आइटम प्रोडक्ट बाय करते हो तो उस पर टैक्स लगा हुआ होता है। पे मैन्युफैक्चरर ने किया या रिटेलर ने किया या होलसेलर ने किया, बट रिकवर कहाँ से हो रहा है? आपसे, क्योंकि फाइनली बर्डन जो है वो आप पर पड़ना है। सो दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। सोचते हैं कि टैक्सेस लगाए क्यों जाते हैं, कोई भी गवर्नमेंट क्यों टैक्स लगाती है? टैक्स इसलिए लगाए जाते हैं ताकि, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसको जो भी फंक्शंस परफॉर्म करने हैं उसके लिए उसको रेवेन्यू मिल जाए। और टैक्स जो है वो एक ऐसा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है गवर्नमेंट्स के लिए जो कि एक इंडिस्पेंसिबल सोर्स है, जो कि एक कॉमन, एक जो बेसिक सोर्स है रेवेन्यू का गवर्नमेंट को, वो है टैक्स। क्योंकि अगर गवर्नमेंट कोई कंपनी बना रही है उसे सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी और फिर प्रॉफिट अर्न होगा। बट टैक्स ऐसा एक चीज़ है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके अगेंस्ट गवर्नमेंट को कोई सर्विसेज टेक्निकली, थ्योरेटिकली नहीं प्रोवाइड करने की ज़रूरत। बट जैसे कि अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा, ये एक कंपल्सरी चार्ज है जो इंडिविजुअल्स को पे करना है गवर्नमेंट को। सो गवर्नमेंट के जितने भी गवर्नमेंट ने फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, डिफेंस करनी है, सिक्योरिटी करनी है, देश की सुरक्षा करनी है, शिक्षा में के बजट में खर्च करना है, हेल्थ बजट पे खर्च करना है, कोई रोड्स बनानी है, सारी काम जो भी गवर्नमेंट ने करना है उसके लिए उसको चाहिए पैसा। और पैसा कहाँ से आएगा? थ्रू टैक्सेस। सो दैट्स वाई टैक्सेस आर बीइंग लेविड। देन दिस प्रेजेंट्स अ स्नैपशॉट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो गवर्नमेंट का, जो यूनियन बजट में जो मेन गवर्नमेंट का अकाउंट होता है, यूनियन गवर्नमेंट का कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसका रेवेन्यू अकाउंट का रिसीप्ट पार्ट की एक स्नैपशॉट है जहां पर हमें पता चलेगा कि टैक्स रेवेन्यू जो जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका क्या इंपॉर्टेंस है गवर्नमेंट की रेवेन्यू कलेक्शन में या ओवरऑल फाइनेंशियल उसकी कैपेसिटी में। ओवरऑल अगर हम बात करें तो टैक्सेस में बेसिकली, जैसे कि अभी हमने बात करी, दो तरह के टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्सेस एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो इनकम टैक्स की बात की, टैक्सेस ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर सबसे पहले,
कॉरपोरेशन टैक्स जो कंपनीज पे इनकम पर लगता है, और ये पर्सनल इनकम टैक्स जो इंडिविजुअल्स की इनकम पे लग रहा है, या HUF या दूसरी जो कंपनीज नहीं है। देन हमारे पास आ गया होटल का रिसीप्ट टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, ऑल अदर टैक्सेस विच आर ऑन इनकम एज वेल एज एक्सपेंडिचर। देन अगर हम प्रॉपर्टी पे टैक्स की बात करें, प्रॉपर्टी और जो कैपिटल ट्रांजैक्शंस हैं, कोई आपकी अपने एसेट में बेचा, लैंड बेची, कोई और एसेट बेचा लॉन्ग टर्म, जहाँ से ज़मीन खरीदी थी, प्लॉट खरीदा था और उसकी वैल्यू अप्रिशिएट हो गई, तो उस पर जो आपकी अप्रिसिएशन हुई और कोई चीज़ें हो गई, तो उन सब पे जो लगता है वो है प्रॉपर्टी एंड कैपिटल ट्रांजैक्शन टैक्स। इसमें कौन सी आ जाती है? एस्टेट ड्यूटी, वेल्थ टैक्स, सिक्योरिटीज़ टैक्स। अगर शेयर मार्केट में आप जो शेयर्स हैं, सिक्योरिटीज़ हैं लिस्टेड और अदरवाइज, उनको सेल और परचेज कर रहे हैं, उनकी ट्रांजैक्शन हो रही है। बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स विड्रॉल पे लगता था बैंकिंग कैश में। देन कमोडिटीज़ की अगर हम बात करें तो गुड्स एंड सर्विसेज में इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है GST, सेंट्रल GST, यूनियन टेरिटरी का GST, इंटीग्रेटेड GST जो वो 2 और मोर स्टेट से ज़्यादा कॉमन लगता है। देन कंपनसेशन सेस जो स्टेट्स को प्रोवाइड किया जाता है GST का। कस्टम्स ड्यूटीज़ में आ जाएंगी, यूनियन की एक्साइज ड्यूटीज़ आ जाएंगी, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स and all such things, and finally taxes of union territories. So that presents the overall revenue structure of the यूनियन गवर्नमेंट फ्रॉम। किसी भी बजट में बेसिकली 4 डिफरेंट फिगर्स की बात की जाती है, जैसे कि हम यहाँ पर भी देख रहे हैं, ये 2019-20 के एस्टिमेटेड इसमें रिसिप्ट्स हैं, अगले साल की दी गई हैं। 2018-19 जब ये जिस साल ये बजट पेश किया गया उसके रिवाइज्ड एस्टिमेट्स। सो बेसिकली जिस साल बजट पेश हो रहा है, ठीक है, उस साल से पीछे वाले साल में, अगर ये 18-19 की हम बात कर रहे हैं, 19 जनवरी में या फेब में ये बजट पेश हुआ, तो जो 17-18 था उससे पिछला साल था, उसके एक्चुअल एस्टिमेट्स यहाँ पर एक्चुअल एक्सपेंडिचर शो होगा। 18-19 के 2 एस्टिमेट शो होंगे जिस साल बजट पेश हुआ है, उस साल के बजट एस्टिमेट्स क्या थे पिछले बजट में, और उसके अब रिवाइज्ड एस्टिमेट्स अगर कोई हैं, और अगले साल जो जिस साल की अभी शुरू होना है उसके आ जाएंगे बजट एस्टिमेट्स। सो बेसिकली अगर हम बात करें, साल 3 कवर हो रहे हैं, बट जो हमारे पास क्वांटिटेटिव्स आ रही हैं वो 4 डिफरेंट फिगर्स बजट में रिफ्लेक्ट होती हैं। 3 सालों तक बजट की फिगर्स कवर होती हैं। एक जिस साल पेश हो रहा है उससे पीछे वाले साल के एक्चुअल वैल्यू एक्सपेंडिचर दैट हैव बीन इनकर्ड, उस साल का बजटेड और रिवाइज्ड, और अगले वाले साल के बजट फिगर्स। देन अगर हम ओवरऑल ओवरव्यू बात करें इनकम टैक्स एक्ट की फ्रेमवर्क की, तो 5 डिफरेंट सेगमेंट्स हैं जो कि स्नैपशॉट में मेंशन है। इनकम टैक्स एक्ट, एनुअल फाइनेंस एक्ट, रूल्स मेड अंडर इनकम टैक्स एक्ट, then circulars or notifications issued by CBDT, or legal decisions which have been given by the Honorable Supreme Court or High Court or any other court or tribunal in the context of tax matters. So ये 5 प्रेजेंट करते हैं एक ओवरऑल फ्रेमवर्क, एक सोर्सेज जहाँ से हम कभी भी इनकम टैक्स लॉ के बारे में जानकारी ले सकते हैं या कंसल्ट कर सकते हैं अगर किसी भी टैक्स रिलेटेड प्रोविजन की हम बात कर रहे हैं। तो इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डायरेक्ट टैक्स, और ये यूनियन लिस्ट में फॉल करता है 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, एंट्री 82 के अंदर यूनियन लिस्ट में। 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट्स की लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। वो मैटर्स बताती हैं कि कौन से मैटर, यूनियन लिस्ट में जो भी मैटर्स हैं उन पे सिर्फ पार्लियामेंट ही लेजिस्लेट कर सकती है, कानून बना सकती है। स्टेट्स लिस्ट जो है उसमें सिर्फ जो राज्य की विधानसभा है, जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, वही कानून बना सकती है। और कॉन्करेंट लिस्ट है जिनमें दोनों ही कानून बना सकते हैं, और अगर स्टेट का कानून जो है वो इनकंसिस्टेंट होगा पार्लियामेंट के कानून से उस कॉन्करेंट लिस्ट के मैटर पे, तो पार्लियामेंट का कानून जो है वो प्रिवेल करेगा उतने एक्सटेंट तक जितनी एक्सटेंट तक वो इनकंसिस्टेंट है। और अगर राज्यपाल ने वो राष्ट्रपति को भेज दिया स्टेट का कानून और स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली वाला कानून, और प्रेसिडेंट ने अगर उसको अप्रूव कर दिया, तो उस राज्य में वो जो स्टेट का कानून है लागू होगा, अदरवाइज पार्लियामेंट का कानून ही कॉन्करेंट लिस्ट में भी प्रिवेल करेगा। देन अगर हम बात करें तो टैक्सेस एज इट इज सेड इज शैल ऑलवेज बी इम्पोज्ड ओनली बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। Article 265 of the Constitution of India, it has been prescribed that no tax can be levied except any authority by law. देन इनकम टैक्स की अगर हम बात करें तो ये 5 कंपोनेंट्स हैं जो हम बात कर रहे हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961, एनुअल फाइनेंस एक्ट जो हर साल बिल जो यूनियन बजट का पार्ट होते हैं, इनकम टैक्स रूल्स 1962 विच आर मेड
to facilitate the execution of Income Tax Act 1961, circulars and notifications issued by Central Board of Direct Taxes, which administers income tax in India specifically from time to time, and various judgments or decisions or decrees given by honorable courts. सबसे पहले अगर हम एक्ट की बात करें तो इनकम टैक्स एक्ट जो है बेसिकली फ्रेमवर्क बताता है कि इनकम टैक्स एक्ट क्या होगा, कैसे लगेगा, क्या क्या चीज़ें हैं जो इनकम क्वालिफाई करेंगी, क्या किस किस पे एंटिटीज़ पे लगेगा और क्या ओवरऑल मैकेनिज्म होगा. सो 1962 1 अप्रैल को ये फोर्स में आया था और 298 सेक्शंस हैं, 23 चैप्टर और 14 स्केड्यूल्स हैं इस एक्ट के अंदर, और हर साल इसमें चेंजेस किए जाते हैं. रेट्स ऑफ टैक्सेस एंड ऑल related, some of the provisions are deleted, some are amended, some are added through finance acts which are being passed by parliament every year specifically. Then in pursuance of powers given under this act, rules have been framed to facilitate proper administration of this act under section 295 और उसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स रूल 1962. देन अगर हम सेकंड बात करें तो फाइनेंस एक्ट, हर साल जो भी फाइनेंस मिनिस्टर हैं यूनियन गवर्नमेंट के, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, वो यूनियन बजट प्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में. उस बजट का पार्ट ए जो होता है वो पॉलिसीज़ बताता है गवर्नमेंट की फिजिकल एरियाज़ में और बाकी सारे सेगमेंट्स में, ओवरऑल इकोनॉमी में क्या क्या उनके फिजिकल पॉलिसीज़ हैं या क्या क्या पॉलिसीज़, इंडस्ट्री पॉलिसी है, कोई और प्रपोजल्स हैं जो भी हैं उस पर्टिकुलर डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में. जबकि जो पार्ट बी है बजट स्पीच का वो डिटेल में बताता है टैक्सेशन के प्रपोजल्स गवर्नमेंट के द्वारा जो उस साल में अमेंड किए जाने हैं, लगाए जाने हैं या विड्रॉ किए जाने हैं रिलेटिंग टू टैक्स प्रपोजल स्पेसिफिकली. So in order to implement these proposals which are given in part B of budget speech, the finance bill is being introduced in the parliament during that budget session, और उसके बाद जब वो अप्रूव हो जाता है और राष्ट्रपति के साइन हो जाते हैं तो वो बन जाता है एक्ट. बिल जब भी पार्लियामेंट पास करती है, पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद वो डिस्कशन हुई और पास हो गया राज्यसभा लोकसभा से, फिर भी वो बिल ही रहता है. जब प्रेसिडेंट के साइन होते हैं तब वो बिल जो है वो बन जाता है एक्ट. और तीसरी बात करते हैं हम सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस की. CBDT जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है वो इशू करता है सर्कुलर्स और रेलिवेंट नोटिफिकेशंस अंडर सेक्शन 119 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1969. और इनका पर्पस क्या है, ये टाइम टू टाइम इशू किए जाते हैं बोर्ड द्वारा टू डील विद स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स एट हैंड और टू क्लैरिफाई डाउट्स दैट मे बी देयर अमंग द कॉरस्पॉन्डिंग पीपल और सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमीज और कंपनीज और अथॉरिटीज एंड सो ऑन रिगार्डिंग डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरियस प्रोविजंस और सो ऑन. जैसे अथॉरिटी ऑफ एडवांस्ड रूलिंग है, वो पहले ही कुछ चीज़ें क्लैरिफाई कर देती है कि क्या प्रोविजंस कैसे अप्लाई होंगी, so that not to leave any chance of dispute between tax assessing officer as well as that is ITO or other assessing officers as well as the persons on whose tax are going to be levied, say companies or any other entities. Then these circulars, they are basically for guidance purposes of officers or authorities concerned as well as for assessees on what exactly these provisions entail. Finally, the department is bound by these circulars. The departmental authorities are bound by these circulars. While such circulars are not specifically binding on the assessees or appellate authorities, they can take advantage of beneficial circulars and anyhow. फाइनली अगर हम बात करें केस लॉज की, जो जजमेंट डिक्री ऑनरेबल कोर्ट हमें ने दी है डिफरेंट टैक्स मैटर्स की लिटिगेशंस में देते हैं. सो जो स्टडी है केस लॉज की वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रेलिवेंट पार्ट बन जाता है स्टडी करना इनकम टैक्स लॉ की या इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरियस प्रोविजंस एज दे मे एग्जिस्ट. It is not possible for Parliament to basically conceive and provide for all possible cases. So while implementing any act, so judiciary intervenes. The role of judiciary comes here. That will hear the disputes or possible, alternate interpretation of provision by the assessees as well as the department and give decision on such related issues. The Supreme Court is the apex or top court of the country, and the law laid down by the Supreme Court becomes the law of the land. That is a law as well. So decisions given by various high courts also, they apply to the jurisdiction in which they exercise their power. So जो उनका एरिया है जहाँ पर उनकी jurisdiction चलती है उन हाई कोर्ट्स की, उनके बीच में उसके decisions जो हैं वो अप्लाई होते हैं.